आइए अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर लाइट। लाइट, जितने भी एनर्जी हैं सभी वंडरफुल हैं, बट लाइट उसमें अद्भुत माने अत्यधिक वंडरफुल है। इसके कैरेक्टर दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जो बाद में समझेंगे। पहले हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 10 में सीबीएसई में रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी है। आईसीएसई में रिफ्रैक्शन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन 8-9 क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। तो हम लोग केवल रिफ्रैक्शन को देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है और ये सत्य कैसे है, ये बाद में देखेंगे। क्योंकि इस विषय पे बोलूंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, पर अद्भुत है। जब आप लोगों की इच्छा होगी तो बोलूंगा ये सत्य कैसे है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यति खिलम। एक सेंटेंस और है, यच्च चंद्रमसी यच्च अग्नो ततेजो मिद्धि मामकम। इस श्लोक में प्रभु लाइट के संबंध में अर्जुन को क्या कहे थे ये बाद में चर्चा करूंगा। पहले पढ़ता हूं रिफ्रैक्शन। मैंने ये तो बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही मजेदार। वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी पता नहीं। पढ़ते हैं पहले रिफ्रैक्शन। तो टॉपिक तो लाइट में एक रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी। रिफ्लेक्शन भी है एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि जब लाइट किसी बॉडी पे पड़ती है तो अगर वो बाउंसिंग बैक हो जाए तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या है कि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम पे अगर लाइट पड़ती है तो वो मीडियम को पार कर जाती है, वो मीडियम को पार कर जाती है। उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बट रिफ्रैक्शन जब होता है तो और भी कुछ हरकत होती है। हरकत वहां और भी है, उस हरकत को समझते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन का हम डेफिनेशन लिखेंगे क्या, कि रिफ्रैक्शन का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। कि when light passes from one transparent medium to another transparent medium it changes the direction of the path। ये बुक में भी है, आप बुक से भी देख सकते हैं। मैं लिख देता हूं, लेकिन ये केवल स्पेस छकेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन ये बुक में भी। जैसे क्या कि when light passes from one transparent medium to another transmit medium it changes the path। it changes the path, यही है रिफ्रैक्शन। तो पार हो जाना केवल पार ही नहीं होती है, ये पाथ को चेंज भी कर देती है, अपना पाथ को चेंज करती है। तो रही बात, यह मजेदार बात क्या है कि ये चेंज क्यों करती है, ये चेंज क्यों करती है। और भी रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये भी बुक में है, देख के ही पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये चेंज करती क्यों है, ये ज्यादा मजेदार है। बाकी तो आसानी है। देखिए क्या है कि सपोज दैट एक पानी का बाल्टी में, बकेट में, मैंने बाल्टी में वाटर है, एक बकेट है जो फुल ऑफ वाटर है। हाफ वाटर भी ले सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं।
और इसमें हम एक लाइट को मारते हैं, एक रे को पास कराते हैं। तो सबसे पहले जहां पास कराते हैं, जहां पर ये स्ट्राइक करता है, इस पॉइंट पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल हमेशा वही ड्रॉ करेंगे जहां पर लाइट स्ट्राइक करेगा, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, मैंने पिन पॉइंट पे, वहीं पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है, एक नॉर्मल है। ये हमेशा 90 डिग्री का बना के होता है, थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा है, सीधा कर लीजिएगा। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। मतलब एक रे, जैसे चाहे रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू, लेजर लाइट कैसे मारते हैं उस तरह अगर मार के देखिएगा। तो ये रे एक्चुअली में अपना रूल के हिसाब से, लाइट का रूल क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। तो इसको चले जाना चाहिए था स्ट्रेट पाथ पे, इसको ये पाथ पकड़ लेना था, लेकिन नहीं। यहां डेफिनेशन बताता है क्या रिफ्रैक्शन में कि चेंज द पाथ, चेंज द पाथ, यही इसका फंडामेंटल है, ये फंडा है कि चेंज द पाथ। तो लाइट इस रास्ते पे ना जाकर के इधर बेंड हो जाती, मतलब अपना पाथ यहां से यहां शिफ्ट कर जाती। ये बड़ा अद्भुत खेल है, बड़ा वंडरफुल है, मजेदार भी है। और यही रिफ्रैक्शन के कारण देखिएगा, आप लोग पता नहीं कभी किए हैं कि नहीं, तालाब में जब मछली पकड़ने जाइएगा ना, तो हैंड से, जाल से नहीं, नेट से नहीं, हैंड से जब पकड़ने जाइएगा तो बच्चा पकड़ने जाता है मछली को, वो मछली को जल्दी पकड़ नहीं पाता। कारण तो बहुत सारा है, लेकिन एक कारण वो रिफ्रैक्शन भी है। एक कारण क्या है कि रिफ्रैक्शन भी है, कि मछली जो एक्चुअल पोजीशन में नहीं नजर आती है, जहां रहना चाहिए उसको, वहां से क्या होता है, वो मतलब धोखा जैसा है, एक तरह का क्या धोखा जैसा है। हाथ जहां डालते वहां मछली होता नहीं है, रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि मछली से जब लाइट निकलती है तालाब से होते हुए, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आती है, तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। स्ट्रेट पाथ पे तो आती नहीं है, स्ट्रेट पाथ पे वो आती नहीं है, वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो एक्चुअली मछली का जहां पोजीशन है, एक्चुअली जहां मछली का पोजीशन है, सपोजिट यहां है, सपोजिट यहां पर फिश है, यहां पर फिश है, यहां पर फिश है, तो यहां से लाइट रिवर्स ऐसे गया, अब वो नॉर्मल से स्ट्रेट पाथ ना पकड़ के नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो नॉर्मल से दूर भागने के कारण वो आदमी को ये स्ट्रेट मछली यहां दिखाई पड़ता है। मछली लगेगा ना कि यहां पर है, वो हाथ डालेगा यहां, लेकिन फिश है यहां, इसलिए वो भाग जाती है। तो चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले सिलेबस को फॉलो करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको लोगों का नंबर भी आ जाएगा इस पे। और बहुत सारा खेल है रिफ्लेक्शन का। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये पाथ को चेंज क्यों करती है, यही फंडा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि पाथ को चेंज क्यों करती है। तो लाइट क्या है, एक वेव, लाइट एक वेव, और वेव होने के कारण इसका वेवलेंथ भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। तो ये है एयर है, और ये है वाटर मीडियम, ये है वाटर मीडियम। तो वाटर मीडियम जो है एयर का कंपैरिजन में डेंसर है। तो जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो जो लाइट का वेवलेंथ है वो कम हो जाता है, चेंज। डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम हो जाती है, लेकिन डेंसर से जब रेयर में, तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो यही वेवलेंथ चेंज हो जाने के कारण डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने के कारण ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। जैसे एक पत्थर को हम लोग थ्रो करते हैं, एक पत्थर को अगर हम थ्रो करते हैं, तो अगर उसकी स्पीड, अगर पत्थर का स्पीड
आगे जाके कम हो जाए, आगे जाके कम हो जाए तो पत्थर देखते हैं ना ऐसे बैंड हो जाता है। तो जब भी किसी का स्पीड कम हो जाती है तो क्या करता है, वो बैंड होती है। अब ऐसा नहीं, वो तो पत्थर है, वो मटेरियल है, अब ऐसा नहीं कि उसका स्पीड बढ़ गया तो ऐसे ऊपर जाने लगेगा। ये एनर्जी का केस है। अब वो तो मटेरियल है, वो तो मास है, ये एनर्जी है। वो मास है, वो एनर्जी है। एनर्जी तो अद्भुत ही है, वंडरफुल है। हम लोग तो देखिए स्टडी कर रहे हैं ना, बाकी एनर्जी तो नेचुरल है। अब एनर्जी को तो जानते हैं कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक्चुअली है क्या, कितना वंडरफुल है। देखिए लाइट वंडरफुल कितना है। रट तो हम लोग लेते हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कल्पना कीजिए अगर लाइट को अर्थ का राउंड कराया जाए तो सेकंड में करीब 7 चक्कर लगा लेगी। ये 7 चक्कर, 7 राउंड्स। क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस करीब 6400, उस हिसाब से उसका सरकमफेरेंस निकाल लीजिए। ये अबाउट 40,000 किलोमीटर के आसपास आएगा, 40,000 किलोमीटर के आसपास आएगा। अब 3 लाख किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40,000 तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ ही जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो मतलब कितना वंडरफुल स्पीड है। हम लोग तो रट लिए, बट हाउ, ये कैसे, लाइट में इतना स्पीड है क्यों, बड़ा डिस्कस की बात है। लाइट में इतना स्पीड है क्यों, ये बड़ा ही डिस्कस की बात है कि 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर। क्या इमेजिन है, क्या इमेजिनरी है। मतलब मैंने इमेजिनरी मतलब क्या, सॉरी इमेजिनरी नहीं, मैंने कितना वंडरफुल है। तो इसके पढ़ाई का अंत नहीं है, लाइट के पढ़ाई का अंत नहीं है। आगे तो बहुत कुछ है, डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। मैं अद्भुत गुण ही है लाइट का, और एक वंडरफुल, मैंने एक जादू की तरह है, जादू की तरह। ये तो इसका पढ़ाई एबीसी भी नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं 10 में, 11, 12 में। ये तो लाइट का एबीसी पढ़ाई भी नहीं है। लाइट मैंने बहुत भास्ट, बहुत भास्ट, बहुत भास्ट। इमेजिन कीजिए ना आप कि सन से चल करके वेव, सन से चल करके करोड़ों किलोमीटर ट्रेवल करके अर्थ को लाइट कर देती है, प्रकाशित कर देती है। ये कम वंडरफुल नहीं है। करोड़ों किलोमीटर, लाख तो छोड़ दीजिए, करीब 14-15 करोड़ किलोमीटर है। और तो और उससे जो चलने वाली इंफ्रारेड रे है आके अर्थ में गर्मी पैदा करती है, किसी सामान को हॉट करती है, कपड़ा सुखाती है, पृथ्वी को हीट करती है, करोड़ों किलोमीटर दूर आकर के। कितना वंडरफुल है। हम लोग तो केवल स्टडी कर रहे हैं, हम लोग तो केवल स्टडी कर रहे हैं। इसलिए यहां लिखे हैं एनर्जी लॉर्ड श्री कृष्णा। ये सत्य कैसे है बाद में बात करूंगा, पहले सिलेबस देख लेते हैं, पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो रही बात क्या, जो बताएं कि वेवलेंथ कम हो जाने के कारण लाइट की स्पीड यहां कम हो जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप बुक देखकर भी पढ़ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लॉज है क्या, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा रूल क्या है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। ये समझ सकते हैं पढ़ के भी। थोड़ा सा साइन खाली समझा देते कि साइन क्या है, कि यहां से अगर ये रे पार कर रही है तो यहां एक 90 डिग्री एंगल बना, एक राइट एंगल बना लीजिए 90 डिग्री, तो यहां एक एंगल बनेगा। तो इसका साइन आए, इस एंगल का साइन आए P/H, इसका ये P बन जाएगा, ये H बन जाएगा, ये साइन आई कहलाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये साइन R कहलाएगा। इस केस में ये हो जाएगा P,
ये हो जाएगा h। तो साइन i बाय साइन r जो होता है एक कांस्टेंट होता है। ये आगे जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फिर पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। लेकिन अब टॉपिक ये है कि जिस टॉपिक से हम लोग आगे मैंने इधर चलाए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, टॉपिक हम लोग इस पर आएंगे कि वेवलेंथ कम होने से स्पीड कम क्यों हो जाती है। वेवलेंथ कम होने से स्पीड कम क्यों हो जाती है, इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा मजेदार लगने लगेगा। देखिए वेवलेंथ कम होने से स्पीड क्यों कम हो जाती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि वेवलेंथ कम होने से फ्रीक्वेंसी स्पीड कम, वेवलेंथ अगर कम हो गया तो स्पीड कम क्यों हो जाती है। इस एग्जांपल से आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी। हालांकि एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, बट समझ जाइएगा आराम से, ठीक है। देखिए जैसे ए एक बॉय है, यही इसका फंडा है, इसको समझ लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर में कुछ मजा आएगा। ए एक बॉय है, बी भी एक बॉय है। ए जो है एडल्ट है और बी जो है एक बेबी है। हम लोग समझने क्या जा रहे हैं कि वेवलेंथ कम होने से स्पीड क्यों कम हो जाती है। जब कोई डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है तो एयर में जो उसका वेवलेंथ है उस वेवलेंथ से डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है यह भी चर्चा का विषय है, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका, 10th में इसकी जरूरत नहीं है। बट वेवलेंथ कम होने से इसकी स्पीड क्यों कम हो जाती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आपसे पूछेगा नहीं, बट समझ लीजिएगा तो मजा लगेगा। देखिए वेवलेंथ कम हो जाने से स्पीड क्यों कम हो जाती है। तो सपोज दैट ए को यहां पहुंचना है, ए को यहां पहुंचना है और ये डिस्टेंस है 60 मीटर। बी को भी यहां पहुंचना है, डिस्टेंस वही 60 मीटर। अब नो डाउट हम लोग जानते हैं कि ए जब बड़ा बच्चा है तो इसका स्टेप्स का लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और बी एक छोटा बच्चा है, तो इसका स्टेप्स का लेंथ क्या होगा, कम होगा, इसका स्टेप्स का लेंथ कम होगा। तो सपोज दैट ए का स्टेप्स का लेंथ है 1 मीटर, माने एक स्टेप में वो 1 मीटर जाता है। वहीं छोटा बच्चा एक स्टेप में ये हाफ मीटर जाता है। हम लोग समझ रहे हैं क्या कि वेवलेंथ कम होने से स्पीड क्यों कम हो जाती है, यही ना, वेवलेंथ कम होने से स्पीड क्यों कम हो जाती है। तो अब और ये जो बड़ा बच्चा है 1 सेकंड में एक स्टेप लेता है, 1 सेकंड में एक स्टेप लेता है। तो ये 60 मीटर जाने में उसको कितना लगेगा। हालांकि इसके हिसाब से 60 मीटर नहीं है, ग्राफ के हिसाब से ये तो 4-5 मीटर है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये और छोटा है, ये थोड़ा बड़ा दिखे बोर्ड पे, इसलिए हम थोड़ा बड़ा स्पेस ले लिए। तो इसको यहां से यहां जाने में, 60 मीटर ट्रेवल करने में 60 सेकेंड लगेगा। ये 60 सेकेंड में यहां के पहुंच के खड़ा रहेगा, यहां कर पहुंच के खड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि 60 मीटर डिस्टेंस है और 1 सेकंड में एक स्टेप वो लेता है। तो 60 सेकंड में वो 60 स्टेप लेगा और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। दोनों चीज समझेंगे कि वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, ऊपर से वेवलेंथ कम होने से स्पीड भी कम क्यों हो जाता है, स्पीड भी क्यों कम हो जाता है। आप लोग वेव में पढ़े होंगे कि जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, और जिस वेव का वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा। जैसे रेड का
वेवलेंथ है कितना 6200 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, और उसकी फ्रीक्वेंसी 4.84 टू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज टू 3.75 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इसको लिखेंगे अभी बाद में। और वहीं पर अगर वायलेट का जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रम टू 4460 एंगस्ट्रम है, और उस तरह से उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ गया। क्यों? तो वेवलेंथ इसका कम है, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और किसी का वेवलेंथ अधिक तो फ्रीक्वेंसी कम। ये होता क्यों है उसको समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसको लिखेंगे तो फिर आपको ज्यादा सहूलियत होगी। देखिए अब ये छोटा वाला बच्चा अगर यहां पहुंचना चाहे, छोटा बच्चा वाला अगर बच्चा यहां पहुंचना चाहे तो इसका तो हाफ मीटर का स्टेप्स है, तो क्या हाफ मीटर में ये 60 स्टेप में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसको 60 स्टेप में आधा ही पहुंचेगा, यहां ये 30 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि हाफ मीटर का स्टेप है। तो हाफ मीटर का स्टेप होने के कारण क्या होगा, अगर 60 स्टेप्स में ये कितना जाएगा 30 मीटर। तो यानी अगर ये पूरा डिस्टेंस कवर करना चाहेगा डेस्टिनेशन के पास तो इसको 120 स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका 1 स्टेप्स हाफ मीटर का ही है, तो 60 मीटर जाने के लिए 120 स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो अब कल्पना कीजिए कि अगर स्टेप्स को हम वेवलेंथ मान लेते हैं, स्टेप्स को हम क्या मान लिए? वेवलेंथ मान लिए। तो वेवलेंथ मान लिए तो देखिए अगर बड़ा वेवलेंथ तो स्टेप्स कम 60 स्टेप्स, बड़ा वेवलेंथ तो स्टेप्स कम यानी 60, छोटा स्टेप्स माने छोटा वेवलेंथ तो स्टेप्स अधिक माने फ्रीक्वेंसी ज्यादा, माने स्टेप्स कम यानी वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम मींस स्टेप्स ज्यादा यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, माने नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन ए सेकेंड थ्रू ए पॉइंट, है ना, कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए नंबर ऑफ वेव पासिंग इन पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए पॉइंट। तो एक को एक पॉइंट से कितना सारा वेव्स पास कर रहा है एक सेकंड में, इसी को कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट भी आप लोग जानते हैं हर्ट्ज है, जो साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया है हर्ट्ज। ठीक है, तो यहां देख लिए कि स्टेप्स ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा तो स्टेप्स कम, वेवलेंथ कम तो स्टेप्स ज्यादा। अब रही बात कि वेवलेंथ अगर कम हो जाए तो स्पीड कम क्यों होती है? वेवलेंथ कम हो जाए तो स्पीड्स कम क्यों हो जाती है? अब सपोज दैट ये बच्चा अब 1 मीटर का स्टेप ना लेकर के 80 सेंटीमीटर का स्टेप्स लेता है, 80 सेंटीमीटर का स्टेप्स लेता है, तो 80 सेंटीमीटर का स्टेप्स अगर वो 60 बार ले तो यहां पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए 1 मीटर का अगर 60 स्टेप ले, 1 मीटर का वो 60 स्टेप्स ले तभी यहां पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर 80 सेंटीमीटर का स्टेप हो जाता है तो वो अगर 60 बार 80 80 80 80 करके लेता है तो 60 मीटर तो नहीं हो रहा है, वो तो 60 मीटर नहीं हो रहा, वो मोटा मोटी कितना हो जाएगा? वो 48 मीटर के आसपास हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 48 मीटर। तो अगर 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में अगर 60 स्टेप्स 80 सेंटीमीटर वाला लेता है, मतलब वेवलेंथ अब उसका कम हो गया। वेवलेंथ क्या हो गया? कम हो गया। तो वो 60 मीटर ना ट्रेवल करके 48 मीटर ही ट्रेवल करेगा, माने 1 मिनट में वो 60 मीटर न ट्रेवल करके 48 मीटर ही ट्रेवल करेगा, यानी उसका स्पीड घट गया।
तो वेवलेंथ अगर कम गया और फ्रीक्वेंसी उतना ही है, फ्रीक्वेंसी उतना ही मतलब 60 स्टेप से ही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। आप प्रिज्म से जब पास करते हैं, प्रिज्म से जब आप लाइट को पास करते हैं तो वेवलेंथ चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम उतना ही लें, 60 स्टेप से ही लें, 1 मीटर वाला में 60 मीटर चला जाएगा और 80 सेंटीमीटर वाला स्टेप्स में वो 48 मीटर जाएगा, यानी स्पीड कम हो गया। तो वेवलेंथ का साइज जैसे कमा, स्पीड कम जाएगा। और यही होता है रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है, वेवलेंथ कम हो जाता है। तो वेवलेंथ कम हो गया तो स्पीड कम, और स्पीड कम तो जिस तरह पत्थर स्पीड कम हो जाता है तो मुड़ जाती है, तो पत्थर जिस तरह मुड़ जाता है उसी तरह से लाइट भी मुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमें लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही फंडा है कि लाइट क्यों बेंड करती है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये भी बड़ा कमाल की हरकत है, लाइट का ये भी एक कमाल का हरकत है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है।